हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग नॉर्मलिटी की बात करने वाले हैं जो क्लास 11th केमिस्ट्री से लिया गया है। नॉर्मलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिसके बेस पर आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और इनफैक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे इसके ऊपर बनते हैं। तो जो बच्चे लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उनमें से बहुत से बच्चे नॉर्मलिटी को छोड़ देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि नॉर्म जब आप एग्जाम दोगे ना तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन मान के चलो कि पूछना ही पूछना है। तो इसीलिए वीडियो स्पेशली मैं आप लोग के लेकर आया हूँ। जिन बच्चों का नॉर्मलिटी अच्छे से नहीं हुआ होगा या किसी तरह की दिक्कत रही होगी तो सारा कुछ आज के क्लास में आप लोग को मिलने वाला है। तो परफेक्ट वीडियो फॉर नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी रिलेटेड टॉपिक है ना। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मलिटी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम महेश तिवारी है और स्कूल मेट लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। तो नॉर्मलिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे लोग, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ये ध्यान रखना आपको कि अगर कहीं पे कैपिटल एन दिया हुआ है इट मीन्स दैट इज आस्किंग अबाउट नॉर्मलिटी। अगर आप पढ़े होगे कहीं पे कैपिटल एम है इट मीन्स दैट इज आस्किंग अबाउट मोलरिटी, है ना। जिस तरह से आपका स्मॉल एम है इट मीन्स दैट इज आस्किंग अबाउट मोलरिटी, उसी तरह से आपका कैपिटल एन अगर कहीं पर मिलता है इट मीन्स दैट इज आस्किंग अबाउट नॉर्मलिटी। तो इसमें क्या है, नॉर्मलिटी की बात करें तो ये देखो, ये डिफिनीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको डिफिनीशन यहाँ पर दिख रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह क्या रहा है, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ध्यान रखना, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहा है भाई, 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। मतलब आपको देखकर पता चल गया होगा कि इसका जो यूनिट होगा वो आपका ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्लियरली कह चुका है कि दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute which are present in 1 liter of solution. It means that its unit is gram equivalent per liter. ये समझ लेना है क्योंकि यूनिट भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अब यहाँ पर समझते हैं कि नॉर्मलिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें, अगर हम लोग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बनाना चाहें बच्चे, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला तो यही बनना, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यही बनना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही होगा। पर क्वेश्चन यहां से रेज होता है भाई कि आखिर ये ग्राम इक्विवेलेंट है क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंस। आखिर हम ग्राम इक्विवेलेंट बार बार कह रहे हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आखिर ये ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। जब तक आप ग्राम इक्विवेलेंट को नहीं समझोगे तब तक आप नॉर्मलिटी को भी नहीं समझ सकते। तो आगे की स्लाइड में मैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली बात कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिख दूं H2 प्लस N2 फॉर्म्स NH3, तो ये इक्वेशन तो बनता है, अलग बात है कि दैट इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। दिस इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, पर इक्वेशन तो बन रहा है ना। अब इस इक्वेशन के बेस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में कितने मोल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने मोल है, या फिर इस रिएक्शन में नाइट्रोजन कितने मोल हैं और अमोनिया कितना मोल है, यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर। आप आंसर नहीं दे पाओगे जब तक कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस ना कर लो। मतलब क्या निकलता है भाई कि मोल, क्वांटिटी ऑफ मोल आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हो, है ना। पर जब हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो उस केस में आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मास इक्विवेलेंट जो है आप इजीली निकाल सकते हो बिना बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। ये क्या कहता है, देखो जैसे यहाँ पर है ना 3H2 प्लस N2 2NH3, ये आपको बता दिया कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल react with 1 mole of nitrogen molecule and forms 2 mole of ammonia, है ना। We do not know number of moles without balancing, और यही जगह बच्चे लोग क्या काम आता भाई, तो ग्राम इक्विवेलेंट काम आता है। ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग को क्लियरली क्या कहता है कि डायरेक्टली से, आप चाहे इक्वेशन को बैलेंस करो ना करो दैट डजंट मैटर, डायरेक्टली से 1 gram equivalent of hydrogen reacts with 1 gram equivalent of nitrogen। मतलब अगर आप लिखते हो ना H2 plus O2 forms 2H2O,
यही ना, आप 2 को हटा दीजिए यहाँ पर H2O, आप डायरेक्टली कह सकते हो यहाँ पर विदाउट बैलेंसिंग कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। मतलब कि आपको यहाँ पर बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट बताता है। तो यहां पर समझ गए हम लोग कि मोल्स एंड मास ऑफ रिएक्टेंट्स में भी डिफरेंट कहता है। किसी भी इक्वेशन में आपका मास अलग हो सकता है, रिएक्टेंट अलग हो सकता है, पर ग्राम इक्विवेलेंट इज ऑलवेज सेम। ग्राम इक्विवेलेंट में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे बच्चे लोग कि इंपॉर्टेंस में क्या गया कि जब भी आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी रिएक्शन का ऑलवेज सेम होगा उस पर्टिकुलर केस में। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा 1 ग्राम डिफरेंट रिएक्टेंट रिएक्ट विद डिफरेंट ऑलवेज गिव्स 1 ग्राम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, है ना। तो कहता है कि हम लोग को इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट समझने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट मास को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मलिटी समझने के लिए आपको क्या समझना होगा भाई, ग्राम इक्विवेलेंट समझना होगा। इससे पहले मैंने ये बताया था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए इक्विवेलेंट मास को भी समझना जरूरी है। जब तक आप इक्विवेलेंट मास नहीं समझोगे तब तक आप ग्राम इक्विवेलेंट नहीं समझोगे, और जब तक ग्राम इक्विवेलेंट नहीं समझोगे तब तक आप नॉर्मलिटी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इक्विवेलेंट मास होता क्या है? तो बच्चे लोग इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स। अब आप कहोगे सर ये एक्स क्या है? तो बच्चे लोग एक्स जो है दैट इज वैलेंसी फैक्टर है, जो डिपेंड करता है एसिड पर, बेस पर और सॉल्ट पर। मतलब क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू जो है ये डिफर कर सकता है, ये डिफर हो सकता है अगर जो कंपाउंड होगा दैट इज एसिड, बेस और सॉल्ट, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहां पर ध्यान रखना इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स, इस चीज को ध्यान रखना, वेयर एक्स इज वैलेंसी फैक्टर। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं एसिड को लेता हूं बच्चे लोग। इन एसिड ध्यान रखना दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्स का वैल्यू होगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। जो एक्स का वैल्यू होगा वो आपका बेसिसिटी, यहां की बात करें तो इस एक्स का वैल्यू होगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं H2SO4 लेता हूं तो H2SO4 का बेसिसिटी होता है दैट इज 2, है ना। HCl लेता हूं तो HCl का बेसिसिटी होगा दैट इज 1। मतलब आपको काउंट कर लेना नंबर ऑफ H प्लस आयन। जब आप नंबर फाइंड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इक्विवेलेंट मास निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकालूं तो सबसे पहले आपको मास ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा, दैट इज 2 प्लस सल्फर 16 32 प्लस 48 और डिवाइड बाई यहाँ पर एक्स फैक्टर आपका कितना आ गया दैट इज 2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब आपका टोटल कितना हो गया भाई 98/2, इसका मतलब 49, ठीक है ना। ये आपका 49 क्या आ गया भाई, इक्विवेलेंट मास आ गया। आप समझ गए होगे इसको कैसे आया इक्विवेलेंट मास 49, है ना। तो जब कभी एसिड अगर आपको मिले तो एसिड के केस में आपको ये ध्यान रखना है H प्लस आयन कितना है। लेकिन अगर बेस हो तो क्या करेंगे, तो बेस के केस में आपको एसिडिटी फाइंड करना है किसी कंपाउंड का, मतलब बेस का एसिडिटी कितना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो इसमें OH माइनस आयन कितने हैं भाई, 2 है ना। तो 2 है, इसका मतलब एक्स फैक्टर इसका जो होगा दैट इज 2। NaOH है, इसमें 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 लिखना होगा हम लोग को, दैट इज 1। इसको 2 नहीं मानना है, दैट इज 1, है ना। तो यहां पर देखो इक्विवेलेंट मास अगर मेरे को निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स, ध्यान रखिएगा। और एक्स इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो एक्स का वैल्यू 1 हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है तो मास ऑफ CaH2 आप निकाल लो, दैट इज 40 प्लस 16 प्लस 1 17, 2 इंटू 17 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो गया 74/2 दैट इज 37। ये 37 क्या आ गया भाई, तो दैट इज इक्विवेलेंट मास आया हम लोग का, किसका आया, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड का। तो बच्चे लोग बेस के बारे में भी आप समझ चुके हो, आपको टेंशन नहीं लेना, पहले ये फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना एसिड है कि बेस है। और अगर सॉल्ट हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो सॉल्ट के केस में एक्स फैक्टर जो होगा दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। अब कटायन तो आपको पता ही है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो दो पार्ट है, ये आपका एनाइन वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दैट इज कटायन वाला पार्ट है। तो Na2 की बात करें तो इस पे दो प्लस चार्ज है ना सोडियम के ऊपर, तो इसका हो जाएगा आपका 2 एक्स फैक्टर। और NaCl को अगर आप लिखोगे तो Na प्लस और Cl माइनस लिखोगे, एक है इसका मतलब इसका एक्स फैक्टर 1 हो गया। और सिमिलरली अगर इक्विवेलेंट मास निकालते हो तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए आप और मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स कर लीजिए। सिमिलरली Na2CO3 का भी आप निकालेंगे तो इसका मास निकालो मॉलिक्यूलर मास और 2 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्ट का आपका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास आपका निकल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इक्विवेलेंट मास इज डिपेंड अपॉन रिएक्शन। बिल्कुल, इक्विवेलेंट मास जो होता है आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। एसिड बनाता है कि बेस बनाता है कि सॉल्ट बनाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कौन सा रिएक्टेंट है। अगर एसिड होगा तो एक्स फैक्टर अलग होगा, बेस में अलग होगा और सॉल्ट में अलग होगा। अब इसको बहुत लाइटली लेना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट मास, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट मास। अब हम बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट को, ठीक है ना। तो कैसे करना, अगर आपसे कोई पूछता था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो आप सिंपली क्या करते थे, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इस तरह से नंबर ऑफ मोल आपका निकल जाता था ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको दिया हुआ है 72 ग्राम वाटर में कितने मोल हैं, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप वाटर का फॉर्मूला लिखो H2O, और H2O का होता है 18 ग्राम। इसका मतलब कि आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल गया कितना, 18 ग्राम। लेकिन अगर कोई पूछ दे नंबर ऑफ मोल्स तो आप उस केस में क्या करोगे, तो इसका टोटल मास दैट इज 72 और डिवाइड बाय H2O का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 18, ये आपका 4 मोल आ गया। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर बच्चे निकालने हैं तो आपको उसका मास निकालना है जो भी आपको कंपाउंड दिया है, और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास जो आपका है उससे डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया होगा ना, जो आपका दिया हुआ है उससे क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा चीज था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। कहता हाउ टू कन्वर्ट मोलरिटी टू नॉर्मलिटी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, एक नंबर में पूछे जाएंगे, इस टर्म में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू कन्वर्ट मोलरिटी टू नॉर्मलिटी। तो इजीएस्ट फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। क्लियर है, ये आपका मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया भाई, तो मोलरिटी इंटू ग्राम, इसको ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो आप समझ गए होंगे ना कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब भी आपको इस तरह का केसेस मिले, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा, तो मोलरिटी इंटू मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये आप नॉर्मलिटी भी समझ गए आज के लेक्चर में, ग्राम इक्विवेलेंट समझ चुके हो और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास भी आप समझ चुके हैं ना। अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा, और अगर नहीं आप बना सकते हैं तो इस सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पहले आपको पता चल गया दैट इज H2SO4। H2SO4 का सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, इसका मास निकाल लेना, ठीक है ना। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं, मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकालूं तो मॉलिक्यूलर मास मेरा कितना हो गया, दैट इज 98 ग्राम, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास पर मोल अगर देख लें, पर मोल, तो ये मेरा निकल चुका है। इसका एक्स फैक्टर भी मेरे को निकालना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि नॉर्मलिटी इक्वल टू ही होता है नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब यहां पर आपको करना क्या है, तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है बच्चा। सबसे पहले मेरे को करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को अगर शॉर्टकट कर दूं तो ये ना लिखूंगा कि n इक्वल टू मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, है ना, तभी तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। और नीचे में आपको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा इन लीटर, ये तो आपको पता ही है। अब मेरे को इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा, है ना। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा भाई, इक्विवेलेंट मास कितना होगा। तो सिंपल, इक्विवेलेंट मास तो आपको पता ही है, टोटल मॉलिक्यूलर मास दैट इज 98 डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। इसका एक्स फैक्टर देखो, H प्लस साइन कितने 2 है, तो दैट इज 2। इसका मतलब इसका 49 हो गया क्या, इक्विवेलेंट मास। अब यहां से सिंपली आप निकाल सकते हो, दैट इज 0.98 ग्राम डिवाइड बाई 49 आया आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास, और डिवाइड बाई ये जो आपका ml है इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो दैट इज 500 डिवाइड बाई 1000। और जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो करीब करीब आपका 0.04 n आएगा। तो मेरे समझ से आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, है ना। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।